11वीं क्लास हम लोग का जो लेसन हम लोग जो कंटिन्यू कर रहे थे अब तक वो था मात्रक मापन तथा त्रुटि विश्लेषण। अब उस लेसन के कुछ न्यूमेरिकल्स मैं आप लोगों को समझाने जा रही हूँ। इसी पर बेस जब बाकी न्यूमेरिकल्स भेजेंगे तो आप उनको एक्सरसाइज में सॉल्व करिएगा। जैसे कि क्वेश्चन ये है, यदि कोई भौतिक राशि P = a² b/c² है और ABC के मापन में प्रतिशत त्रुटि क्रमशः 1%, 2% और 3% है तो भौतिक राशि के मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। जो ABC के मापन में प्रतिशत त्रुटि हमको दी है वो क्या है? A के मापन में 1% है, B के मापन में 2% है और C के मापन में 3% है ना। यानी कि A के मापन में प्रतिशत त्रुटि का मतलब क्या है? डेल्टा A/A इंटू 100, ये परसेंटेज एरर होगा A के मापन में। इसकी वैल्यू आपको कितनी दी है? 1%। ऐसी डेल्टा B/B इंटू 100, इसकी वैल्यू आपको दी है 2%। और डेल्टा C/C इंटू 100, इसकी वैल्यू हमको दी है 3%। ये हमारी क्या होती है? परसेंटेज एरर होती है। आप लोग हम बता चुके हैं निरपेक्ष त्रुटि अपॉन क्या होता है? ऑब्जर्व वैल्यू इंटू 100 इज इक्वल टू हमारा क्या होता है? A की प्रतिशत त्रुटि। ठीक, अब हमें P के मान में निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला हमारा क्या है? फॉर्मूला है हमारा P = a² b/c²। ये क्वेश्चन हम लेके चल रहे हैं। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है? P के मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि निकाल। तो डेल्टा P/P इंटू 100 का मान हमें निकालना है। तो हम कैसे करेंगे? ये हो जाएगा 2 डेल्टा A/A इंटू 100। ये क्यों होगा? A² है तो 2 हमारा आगे आ गया, तो ये क्या हो जाएगा? डेल्टा A/A इंटू 100 प्लस मल्टीप्लिकेशन को आपने देखा था प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये हो जाएगा डेल्टा B/B इंटू 100। अब C² डिवाइड का भी आपने देखा था प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये तो मेरा प्लस साइन आ गया, जो पावर होती है वो आगे आ जाएगी। तो 2 डेल्टा C/C इंटू 100। ये ध्यान रखो बच्चों, जो पावर होती है वो हमारी आगे आती है। मैंने आपको बताया भी था कि Z = A⁴ जब लेके चलते हैं तो मैंने आप लोगों को सॉल्व करना बताया था। डेल्टा Z/Z = n डेल्टा A/A, ये आया था ना। तो ये उसी फॉर्मूले से ये हुआ और मल्टीप्लिकेशन किस में बदल गया? हमारा प्लस में बदल गया। ठीक, अब इसकी वैल्यू आपने पीछे देखा हमारी कितनी थी? 1%। प्लस इसकी वैल्यू हमारी कितनी थी? 2% प्लस 2 इंटू इसकी वैल्यू आपको दी 3%। 2 इंटू 1 ये हो गया 2 प्लस 2 और 3 2 से हो गया 6 और 2 8 8 और 10। तो जो P के मापन में जो परसेंटेज एरर होगा वो हमारा कितना होगा? 10% होगा। तो इस तरीके से आपको अगर ABC के मापन में परसेंटेज एरर दिया है तो आप निकाल सकते हो। सपोज़ अगर परसेंटेज एरर नहीं दिया है, आपको वैल्यू दी गई है, ये सपोज़ A की वैल्यू हमने दे दी 2.5, B की वैल्यू दे दी 1.42 और C की वैल्यू दे दी 5.586 और कहा जाए अब आप परसेंटेज एरर निकालिए, तो आप क्या करोगे? यहाँ जो डेल्टा A की वैल्यू होगी, मैं पहले ही बता चुकी, जो निरपेक्ष त्रुटि होती है वो लीस्ट काउंट के बराबर होती है। तो ये दशमलव के एक स्थान तक सही वैल्यू को, एक्यूरेट वैल्यू को मेज़र कर रहा है, उसकी लीस्ट काउंट 0.1 हो गई। ऐसी डेल्टा B की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी? पॉइंट इस प्लेस तक मेज़र कर रहा है, तो ये वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी, 0.01 हो गया। ऐसे ही यहाँ डेल्टा C की वैल्यू लास्ट हमारा ये संदिग्ध अंग ये है, तो 0.00 और ये प्लेस हो जाएगी 1। अब आपको डेल्टा A, डेल्टा B, डेल्टा C, ABC की वैल्यू पता है तो इस फॉर्मूले में रखकर आप क्या कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो। ये डिपेंड करता है कि आपके क्वेश्चन में आपको क्या वैल्यू दी गई है। ठीक, अब जैसे एक क्वेश्चन ये है कि 5 सेंटीमीटर 0.005 मिलीमीटर और 50.00 सेंटीमीटर में कौन सी वैल्यू अधिक एक्यूरेट है ना। तो ये मैंने आपको बताया भी था बच्चों कि जिसका परसेंटेज एरर कम से कम होगा वो वैल्यू उतनी ज़्यादा एक्यूरेट मानी जाती है। तो आप प्रैक्टिकल करते हो, अगर परसेंटेज एरर ज़्यादा आ रहा है तो वो वैल्यू हमारी एक्यूरेट नहीं होगी। तो हम पहले क्या करेंगे? इनका परसेंटेज एरर निकालेंगे, सबका अलग है। तो 5.00 सेंटीमीटर के लिए अगर A हमने माना, A बराबर हमारा क्या है? 5.00 सेंटीमीटर। यहाँ पर डेल्टा A की वैल्यू यानी कि इसमें निरपेक्ष त्रुटि किसके बराबर होगी?
आप दो प्लेस से लेके चल रहे हो तो 0.01 ये आपकी किसकी वैल्यू हो गई, डेल्टा ए की वैल्यू हो गई। तो इस ए के मापन में परसेंटेज एरर कितना होगा, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100, यानी कि 0.01 अपॉन 5.00 इंटू 100। दशमलव के बाद दो प्लेस तक यहाँ है, दशमलव के बाद दो प्लेस यहाँ है, तो इसलिए पॉइंट से पॉइंट हट गया। ये हो गया हमारा, इस ज़ीरो से ये ज़ीरो कट गया, इस ज़ीरो से ये ज़ीरो कट गया, तो 1 इंटू 1 अपॉन 5, यानी कि 0.2%। यानी कि जो ए के मापन में जो परसेंटेज आ रहा है हमारा 0.2% आ रहा है। ठीक, अब हमने माना ये वैल्यू मेरी बी है, तो अब जो बी की वैल्यू दी है वो हमको दी है 0.005 मिलीमीटर दी हुई है। ठीक, हमने क्या किया, डेल्टा बी की वैल्यू निकाली। अब इसमें जो आपका संदिग्ध अंक 5 है, यानी कि इस प्लेस तक आप मेज़र कर सकते हो, तो जो इसकी जो लीस्ट काउंट होगी हमारी क्या होगी, 0.001। ठीक, तो अब बी के मापन में परसेंटेज क्या होगी, डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100। डेल्टा बी का मान अभी आपने निकाला 0.001 अपॉन बी की वैल्यू कितनी थी, बी की वैल्यू थी हमारी 0.005 इंटू 100। दशमलव के बाद 3 स्थान है, नहीं अभी दशमलव के बाद 3 स्थान है, इस पॉइंट से पॉइंट हट गया। ठीक, तो इसमें जो हमारा परसेंटेज एरर आया वो आया 20 कट गया, यानी कि 20%। ठीक, अब जो सी की वैल्यू है वो है हमारी 50.00 सेंटीमीटर। या डेल्टा सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, दशमलव के बाद ये हमारी लास्ट प्लेस है, यानी कि यहाँ हमारा क्या होगा, 1 होगा, तो 0.01 आप इसकी लीस्ट काउंट यहाँ कर दें। ठीक, सेंटीमीटर। तो डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी, हो जाएगा 0.01 अपॉन 50.00 इंटू 100। दशमलव के बाद दो स्थान, दशमलव के बाद दो स्थान, इस पॉइंट से पॉइंट हट गया, इस ज़ीरो से ये ज़ीरो कट गया, इस ज़ीरो से ये ज़ीरो कट गया, हमारे पास आ गया 1/50, यानी कि 0.02%। अब देखो बच्चों, सी के मान में परसेंटेज एरर 0.02% आया, बी के मान में 20% आया, और ए के मान में हमने 0.2% निकाला। तो कौन सबसे कम है, 0.2%, 20 या 0.02? 0.02 सबसे कम है, क्योंकि ये वैल्यू सबसे कम है, ये परसेंटेज एरर सबसे कम है, तो सी की वैल्यू हमारी क्या है, ज़्यादा एक्यूरेट है, अधिक यथार्थ है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि सी के मान में प्रतिशत त्रुटि न्यूनतम है, इसलिए सी बराबर 50.00 सेंटीमीटर अधिक यथार्थ है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे हमने ये लेके चले, R इज इक्वल टू अगर 1000 ± 10 ओम है तो इसके मान में परसेंटेज त्रुटि निकालिए। अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया है तो कैसे निकालोगे। अब देखो बच्चों, ये वैल्यू हमारी R की है और ये वैल्यू हमारी किसकी है, डेल्टा R की। तो यहाँ पर जो डेल्टा R है वो हमको दिया है 10 ओम ± 10 ओम, और जो R दिया है वो हमें दिया 1000 ओम। हमें इसके मान में परसेंटेज एरर निकालना है, यानी कि डेल्टा R अपॉन R इंटू 100 की वैल्यू निकालनी है, यानी कि ±10/1000 इंटू 100। इस ज़ीरो से ये ज़ीरो कटा, इस ज़ीरो से ये ज़ीरो कटा, इस ज़ीरो से ये ज़ीरो कटा। आंसर मेरा क्या आ गया, आंसर मेरा आ गया ±1%। तो जो R के मान में परसेंटेज एरर होगा वो हमारा क्या होगा, ±1% होगा। ठीक, अब एक और एग्जाम्पल लेके चलते हैं, सार्थक अंकों वाला। किसी सरल रेखा के विभिन्न खंडों की लंबाई आपको दी गई है। सार्थक अंकों के जोड़ने के नियम के अनुसार रेखा की संपूर्ण लंबाई क्या होगी। संपूर्ण लंबाई का मतलब हम क्या करेंगे, इन सारे खंडों की लंबाइयों को हम जोड़ लें, तो संपूर्ण लंबाई हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पर संपूर्ण लंबाई बराबर हो जाएगा 8.26 + 3.4 + 6.296। अब आप जोड़ लीजिए, 8.26, 3.4, 6.296 जोड़ा हमने,
6 हो गया, 9 6 15 की 5 हासिल लगी 1, 4 2 6 1 7 2 9, 8 3 11, 11 और 6 17। आंसर आया आपका 17.956 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन इसमें जो सबसे कम सार्थक अंक है वो किस नंबर में है? 3.4 में। इसमें 3 है, इसमें 2 है और इसमें 4 है। तो जो सबसे कम सार्थक अंक होंगे वो हमारे क्या होने चाहिए? 2 होने चाहिए। तो इस वैल्यू को हम क्या करेंगे? राउंड ऑफ कर देंगे। ये 9 है, राउंड ऑफ हो जाएगा 18.0 सेंटीमीटर। तो अब इसमें जो आपके सार्थक अंक होंगे सबसे कम वो हमारे कितने हैं? सार्थक अंक 2 होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि सार्थक अंकों वाले क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद बच्चों आपको आता है एक और न्यूमेरिकल हम एक लेके चल रहे हैं कि एक गोले की त्रिज्या के मापन में अगर 2% की प्रतिशत त्रुटि होती है तो उसके आयतन के मापन में कितने परसेंट की त्रुटि होगी? अब बच्चों इसमें आपको त्रिज्या के मापन में प्रतिशत त्रुटि दी है। फिर से वही चीज़, प्रतिशत त्रुटि मतलब डेल्टा आर, त्रिज्या को आर से दिखाते हैं, अपॉन आर इंटू 100, ये हमारा प्रतिशत त्रुटि होता है। ये हमको 2% दिया गया। आयतन के मापन में निकालना है। अब आयतन का जो फॉर्मूला होता है V = होता है गोले के लिए 4/3 πr³। ठीक, हमने इसमें परसेंटेज का फॉर्मूला लगाया, यानी कि डेल्टा V/V इंटू 100 का फॉर्मूला लगाया। अब ये वैल्यू तो कांस्टेंट है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। पाई की वैल्यू कांस्टेंट है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। चेंज होगा r³ में। अब पावर है, पावर क्या होगी? आगे आ जाएगी, यानी कि 3 हो गया। अब r के मान परसेंटेज एरर, यानी कि डेल्टा R/R इंटू 100। इसकी वैल्यू आपको दी है कितनी? 2% दी है, यानी कि 3 × 2, यानी कि होगी कितना परसेंट? 6%। तो जो आयतन है उसके मान में जो प्रतिशत त्रुटि होगी वो हमारी कितनी होगी? 6% की होगी। इस तरीके से अगर आपको सरफेस एरिया में निकालना हो तो उसमें भी आप निकाल सकते हो, आप फॉर्मूला रख के उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब हम बच्चों नेक्स्ट लेसन शुरू करने जा रहे हैं आपका विमीय विश्लेषण, डायमेंशनल एनालिसिस। ये क्या होता है? सबसे पहले विमाएँ क्या होती हैं? किसी भौतिक राशि की विमाएँ वे घातें होती हैं जिन्हें उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं। मतलब अगर आप मूल मात्रक पर कोई पावर लगा दोगे, है ना, तो वो क्या होगी? उस फिजिकल क्वांटिटी की विमा हो जाएगी। जैसे मैंने लिया वेग का मात्रक अगर हमें निकालना है तो क्या होता है? लंबाई का मात्रक बटे समय का मात्रक, ये फॉर्मूला होता है। अब लंबाई के मात्रक को हम L से दिखाते हैं, तो ये तो मेरा हो गया L, ठीक है, अपॉन समय का मात्रक मेरा क्या होता है? इसको T से दिखाते हैं। ये इसको अगर हम लिखेंगे तो इसको हम LT-1 लिख सकते हैं, पावर 1 है, ऊपर जाकर तो क्या हो जाएगा? LT की पावर -1। तो ये जो -1 पावर है और यहाँ जो 1 पावर है, ये क्या है? इसकी विमाएँ हैं, है ना। तो हम मूल मात्रकों पर जो घात चढ़ाते हैं, राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रक पर जो घात लिखते हैं, ये क्या होती है? विमाएँ होती हैं। लंबाई के मात्रक को दिखाने के लिए बच्चों हम L से डिनोट करते हैं। द्रव्यमान के मात्रक को हम लोग M से डिनोट करते हैं। समय के मात्रक को T से दिखाते हैं और ताप के मात्रक को थीटा से। ठीक, और एम्पियर को अगर दिखाना है आपको तो एम्पियर को आप किससे दिखाओगे? A से। सपोज आपको घन की विमा निकालनी है, वो सॉरी आयतन की विमा निकालनी है। घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? घन का आयतन बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब जो लंबाई का मात्रक है उसको हम किसे दिखाएंगे? L से। और जो चौड़ाई है ये भी एक तरह की लंबाई है, इसको भी हम किसे दिखाएंगे? L से। ऊंचाई वो भी एक तरह की आपकी डिस्टेंस है, उसको भी किसे दिखाओगे? L से। तो ये क्या होगा? L की पावर 3। तो जो आयतन की विमा होगी वो हमारी क्या होगी? L की पावर 3 होगी। ठीक, अगर सपोज घनत्व निकालना है
घनत्व की विमा निकालनी। तो घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक, द्रव्यमान को हम किससे दिखाते हैं, एम से, द्रव्यमान का मात्रक एम। आयतन के मात्रक हमने क्या निकाला, एल क्यूब निकाला। इसको ऊपर जब ले जाओगे तो जगह एम एल की पावर -3। तो यहाँ पर m की पावर 1 और l की पावर -3, ये क्या होगी, इसकी घनत्व की विमाएँ होंगी। ठीक है, तो ये हमारा, ये जो पूरा है ये हमारा बोला जाता है डायमेंशनल फॉर्मूला। इसे हम बोलते हैं विमीय सूत्र। क्या बोलते हैं इसको, विमीय सूत्र या डायमेंशनल फॉर्मूला। और डायमेंशंस क्या होती है, जो आपने जो मात्रक हैं, मूल मात्रक हैं, उन पर जो घाते लगाएंगे वो क्या है, विमाएँ हैं। ठीक, जैसे यहाँ पर L के ऊपर 1 है और T के ऊपर -1, तो ये विमा हो गई तुम्हारी। या जो घात आपकी 3 है, तो ये हमारी आयतन की विमा हो गई। ठीक, तो इस तरीके से आप किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र निकाल सकते हो। जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा त्वरण का निकालिए, तो त्वरण का फॉर्मूला याद होना चाहिए। त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, ये फॉर्मूला होता है हमारा। और अभी आपने वेग की विमा मैंने निकाल के बताई थी, क्या थी, एल टी की पावर -1 अपॉन समय को फिर से किसे दिखाएंगे, टी से। ठीक है, तो ये क्या जाएगा, एल टी की पावर -1 इंटू टी की पावर -1, दोनों पावर जुड़ जाएंगी, यानी कि एल टी की पावर -2। अगर आपको बल की विमा निकालनी है तो बल बराबर एफ बराबर क्या होता है, एम इंटू ए, द्रव्यमान की विमा और त्वरण की विमा। द्रव्यमान को आप किससे दिखाते हो, द्रव्यमान के मूल मात्रक को एम से दिखाते हैं, और त्वरण की आपने अभी निकाल ली एल टी की पावर -2। तो जो एफ की विमा होगी, एफ के जो विमी फॉर्मूला होगा वो हमारा क्या होगा, एम एल टी की पावर -2। तो कुछ आपको इसमें विमी सूत्र याद करने पड़ेंगे, जैसे कि त्वरण का, वेग का, बल का, ऊर्जा का, कार्य का, शक्ति का, गतिज ऊर्जा का, संवेग का, आवेग का, ऊष्मा का। तो आपको इन सब के विमी सूत्रों को याद करना पड़ेगा। अब जैसे कि मैंने कहा दाब का निकालिए, तो दाब का फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। विमी सूत्र निकालने के लिए फॉर्मूला याद होना चाहिए, तभी आप निकाल पाओगे। अब बल का आपने अभी निकाला, फॉर्मूला क्या था, एम एल टी की पावर -2। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई का भी एल होता है, चौड़ाई का भी एल, यानी कि एल स्क्वायर हो गया। तो एम एल टी की पावर -2 अपॉन एल की पावर 2, ये पावर 1 है। इसको हम एम, अब देखो ये बेस सेम है, डिवाइड होगा तो पावर माइनस हो जाएंगी, यानी कि एम एल की पावर 1 - 2 इस तरीके से लिख सकते हैं। और ये हो जाएगा टी की पावर -2, यानी कि एम एल की पावर -1 टी की पावर -2। तो ये दाब का विमी सूत्र होगा। विमी सूत्र का मतलब आपको लंबाई, द्रव्यमान, समय के जो भी मात्रक है उन पर आपको पावर के टर्म्स में उनको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अब जैसे मैंने कहा आप ऊर्जा का निकालिए, गतिज ऊर्जा का निकालिए। ठीक, अब गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, गतिज ऊर्जा बराबर होता है हाफ mv², सबने पढ़ा है। ठीक, अब जो हाफ है ये एक न्यूमेरिकल नंबर है और इसकी कोई विमा नहीं होती, इसको हम छोड़ देंगे। m क्या है, द्रव्यमान, द्रव्यमान की विमा होती है, द्रव्यमान के लिए जो मात्रक होता है वो हम m लिखते हैं। अब वेग आ गया, वेग के लिए आपने पीछे निकाला था एल टी की पावर -1 स्क्वायर है, हमने यहाँ पर भी इसका स्क्वायर कर दिया। तो जगह m यहाँ पावर 1 है, दोनों का स्क्वायर होगा, l का भी और t का भी। तो जगह l की पावर 2 और t की पावर -2। तो ये हमारी होगी गतिज ऊर्जा की विमा। इसी तरीके से आप संवेग की विमा निकाल सकते हो। संवेग बराबर होता है p बराबर m इंटू वी, सबने पढ़ा होगा। यहाँ m द्रव्यमान है, v वेग है। अब द्रव्यमान के मूल मात्रक को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल M से, और वेग को एल टी की पावर -1। तो जो संवेग का विमी सूत्र होगा वो हमारा क्या होगा, एम एल टी की पावर -1। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, संवेग के विमी सूत्र को निकाल सकते हो। ये क्या है हमारा
संवेग का विमीय सूत्र। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों आप विमीय सूत्र निकालना सीखिए पहले। इसके बाद हम इनके कुछ यूजेस बताएंगे। इनके क्या यूज है, इनका क्या उपयोग है विमाओं का। विमाओं के बच्चों 3 उपयोग हैं। पहला उपयोग क्या है कि हम विमाओं की सहायता से किसी भी फॉर्मूले को हम सत्यापित कर सकते हैं कि वो फॉर्मूला हमारा सही है या नहीं। ठीक है, इसकी 3 यूजेस हैं। पहला यूज़ क्या है कि हम इसमें फॉर्मूला का सत्यापन किया जा सकता है। किसी भी भौतिक राशि के समीकरण का परीक्षण किया जा सकता है। भौतिक राशि के समीकरण या सूत्रों का परीक्षण करना, एक तो आप ये कर सकते हो। दूसरा क्या है, एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक में बदलना। एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलना। जैसे जो बल है इसका मात्रक न्यूटन होता है किस सिस्टम में, एमके सिस्टम में, और डायन होता है सीजीएस सिस्टम में। तो इन दोनों में क्या रिलेशन है, हम जब न्यूटन को डायन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या रिलेशन होगा, 1 न्यूटन इज इक्वल टू द 10⁵ डायन। तो इस रिलेशन को हम विमाओं की सहायता से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तीसरा क्या है कि भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। तीसरा इसका यूज़ क्या है, भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। जैसे अगर मैं कहूँ कि किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसके द्रव्यमान के भी अनुक्रमानुपाती है और उसमें उत्पन्न त्वरण के अनुक्रमानुपाती है, तो इन दोनों में क्या फॉर्मूला बनना चाहिए वो हम विमाओं की सहायता से निकाल सकते हैं। या हम कहें कि अगर कोई तार है जिसको हमने 2 ब्रिज के बीच में तान दिया, कस दिया, और जब इसको खींच के छोड़ते तो क्या होते हैं, कंपन होते हैं, वाइब्रेशंस होते हैं। उससे क्या होगा, आवृत्ति प्रोड्यूस होगी। तो हमने माना ये जो आवृत्ति है लंबाई पर भी डिपेंड कर रही है, या आवृत्ति इनके बीच की दूरी डिस्टेंस पर भी डिपेंड कर रही है। तो क्या फॉर्मूला होना चाहिए, क्या रिलेशन होगा, तो वो हम इन विमाओं की सहायता से निकाल सकते हैं। तो इन विमाओं के 3 यूजेस हुए बच्चों। पहला, किसी भी भौतिक राशि के समीकरण या सूत्रों का परीक्षण करना। जैसे अगर आपको फॉर्मूला, आपका जो गति का पहला नियम है v = u + at, ये नियम है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, सत्यापित कर सकते हैं कि ये फॉर्मूला सही है या नहीं। कैसे, हम दोनों तरफ की विमाएँ निकालेंगे। अगर दोनों तरफ की विमाएँ सेम आती है इसका मतलब फॉर्मूला हमारा सही है। तो आप इससे किसी भी फॉर्मूले को सत्यापित कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो। दूसरा, एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदल सकते हो। और तीसरा, भौतिक राशियों में संबंध स्थापित कर सकते हो। तो अब ये जो इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स होंगे वो हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। तो उस वीडियो को आप ध्यान से सुनिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। सबसे पहले लेकिन आपको विमा निकालना आना चाहिए और आपको विमाओं को याद करना पड़ेगा। जो मेन विमाएँ हैं, क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व, द्रव्यमान, ऊर्जा, आपका बल है, वेग है, त्वरण है, संवेग है, आवेग है, ऊष्मा है, श्यानता गुणांक है, प्रत्यास्थता गुणांक है, पृष्ठ तनाव है। तो इन सब की विमाओं को आपको याद करना पड़ेगा। पहले आप निकालेंगे, फिर उनको नोटबुक में लिखकर आप याद करेंगे।